इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, बोली साहिरा ने गर्दन झुकाकर। अपने गिले की वो माला देखी जिसमें जानवर की मुख्तस रस्सी खोपड़ी टूटी हुई हालत में मौजूद थी। मैंने बोली साहिरा को सरतापा लरसते देखा। इसकी शोलाबार निगाहों से आंसू बह निकले। वो दुज़दीदा नज़रों से टूटी हुई खोपड़ी की तरफ देखती रही। फिर दोबारा इसने मुझे खौफनाक आंखों से देखकर दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और कहरो गज़ब के लहजे में बोली, तो नफ़रत के काबिल है। तूने अजीम जारा काका की मुक़द्दस खोपड़ी की बेहुरमती की है। अब आसमान की नहुसतें तेरा मुकद्दर बनेंगी। देवता तुझे बर्बाद कर देंगे। जारा काका का नाम सुनकर मैं हैरत से इस लरसती हुई बुढ़िया और उसकी माला की तरफ झूरने लगा। माला में टूटी हुई खोपड़ी झोल रही थी। मुझे जारा काका के बारे में मालूम था कि वो अफ्रीका के घने और नाकाबिल तस्खीर जंगों में पाए जाने वाले आदमखोर नीलों की नस्ल में सबसे अफजल और काबिल प्रस्तिश देवता समझा जाता था। पसमानदा और ज़ईफ़ उल एतिक़ाद जंगलियों का अक़ीदा था कि जिस शख्स के पास जारा काका की खोपड़ी हो वो दुनिया के हर जादू से महफूज रहता है और मुक़द्दस जारा काका की खोपड़ी इस शख्स को नेमतों से मालामाल करती रहती है। कुछ देर तक मैं ताज्जुब ख़ेज़ नज़रों से वो टूटी हुई बेहंगम खोपड़ी तकता रहा। फिर मैंने माज़रत तलब लहजे में कहा, मुक़द्दस माँ, मैं मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मैंने तुम्हें दीदा दानिस्ता तकलीफ़ नहीं दी है। खामोश खामोश, आह मुक़द्दस देवता मुझे बिला रहे हैं, बोली साहिरा ने सुरता कांपते हुए कहा। फिर वो बर्क रफ्तारी से भागती हुई रेलिंग के करीब गई और दूसरे ही लम्हे इसने समंदर में छलांग लगा दी। ये सब कुछ इतनी जल्दी और तेज़ी से हुआ कि मेरी आंखों में सोजिश होने लगी। मेरे नज़दीक मुख्तलिफ रंग और नस्ल के बहुत से मुसाफिर खड़े थे। वो सब हक्का बका रह गए। बुढ़िया के इस संगीन अक़दाम से हर तरफ सनसनी दौड़ गई। फिर जहाज़ के अफसरों ने आकर मामले की छानबीन की और ज़रूरी खाना परी के बाद मामला रफ दफ कर दिया। मैं बोझल कदम उठाता हुआ अर्शे से नीचे आया और अपनी केबन की समत जाने लगा। फलोरा की गुमशुदगी और बूढ़ी साहिरा की पुरअसरार मौत ने हैजान बर्पा कर दिया था। बॉयलर के करीब से गुजरकर मैं फर्स्ट क्लास के केबन की तरफ वाली स्ट्रियाँ चढ़ रहा था कि मेरी नज़र मान दूसरे दर्जे के केबनों की समत उठ गई और मैं ठिठक कर रुक गया। हलचंद के फ्लोरा का निस्फ चेहरा एक केबन की आड़ में था, ताहम वो फ्लोरा थी। वो इस वक्त एक पिस्ता कद और गठे हुए जिस्म के मर्द से गुफ्तगू में मसरूफ थी। शक्ल व सूरत के एतबार से वो शख्स अमरीकी नजाद मालूम होता था। फ्लोरा के साथ इसके अंदाज तखातुब से मालूम होता था जैसे इसे फ्लोरा पर कोई बरतरी हासिल है। मेरा खून तेजी से गर्दिश करने लगा। ये कौन शख्स है और फ्लोरा इस राजदारी से इससे क्यों बातें कर रही है? फ्लोरा तो और मुअम्मा बनी जा रही थी। मैंने दूसरे दर्जे के इस हिस्से की समत जाने का इरादा किया ही था कि वो पिस्ता कद आदमी फ्लोरा से कुछ कहकर दूसरी समत चला गया और फ्लोरा अपने केबन की तरफ बढ़ने लगी। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात आया थे। वो अपने ख्यालात में इस कदर मुनहमिक थी कि इसने मुझे भी नहीं देखा और मेरे करीब से गुजरती हुई केबन में चली गई। मेरे जी में आया कि अब मुझे फ्लोरा से खुलकर बात कर लेनी चाहिए और इस पिस्ता कद शख्स के बारे में इससे बाज पर्स करनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। अपनी जज्बात कशमकश कम करने के लिए और बूढ़ी साहिरा की मौत का हौल ज़हन से झटक देने के इरादे से मैं जहाज़ के बाद रूम की जानिब चला गया। पहले ही घूंट ने अपना असर दिखाया और कुछ देर बाद मैं कदरे मामूल पर आ गया। फिर मुझ पर सरवर तारी हो गया और मैं बिल अदा करने के बाद बार रूम से बाहर निकल आया। इस अरसे में सुकून के साथ मैंने बहुत सोचा और फ्लोरा की शख्सियत के बारे में छानबीन करने का तहिया कर लिया। इस पिस्ता कद शख्स को फ्लोरा से गुफ्तगू करते देखकर फ्लोरा के मुतालिक मेरे एहसास जमाल पर चोट सी लगी। तमाम लताफतें तार खोती जा रही थीं। फ्लोरा मुझे एक बिल्कुल आम लड़की की सूरत में नजर आए और मैंने इरादा कर लिया
कि हसन के इस समंदर से तिश्ना काम लूटना हमाकत है। मैंने सोचा कि अब वो हदबंदियां फैलाने में भी देर नहीं लगाई जाएगी जो फ्लोरा के मोहतात रवैये ने एक ही केबिन में रहने के बावजूद कायम रखी थी। फ्लोरा जब दूसरे दर्जे के मुसाफिरों तक को नवाज रही थी तो फिर मैं क्यों तिश्ना रह सकता था। मैं अपने उन्हीं इरादों में सरशार आगे बढ़ रहा था कि सामने से मेरा दोस्त अहमद बिन ताहिर आ गया। इसने मुझे रोक कर बूढ़ी औरत की पुरस्रार मौत का जिक्र छेड़ दिया जिसकी इत्तला गालिबन उसे जहाज के दूसरे अफसरान से मिल चुकी थी। मैंने सरसरी तौर पर उसे असल वाक़ये से आगाह किया तो वो संजीदगी से कहने लगा, जाबिर, अगर मेरा मशवरा मानो तो आने वाली बंदरगाह से सफ़र तर्क करके वापस बैरूत चले जाओ। क्यों? मैंने ताज्जुब से कहा। अच्छा समझा। तुम अब गालिबन मुझे अफ्रीका के देवी देवताओं और इस इलाके के बारे में मशहूर पुरस्रार वाक़यात की तफसील बताकर तो हमत का शिकार करने की कोशिश करोगे। तुम इस वक्त मस्ती में हो जाबिर जो ऐसा कह रहे हो। अहमद बिन ताहिर ने उदास लहजे में कहा, वरना तुम अजीम अफ्रीका के असरार के बारे में ज़रूर संजीदगी इख्तियार कर लेते। अब चुप भी रहो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिन रिवायती बातों और मफरूज़ा किस्से कहानियों को अहमियत दे बैठे हो उनकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। मेरे ख्याल से जंगली कबाइल ने सयाहों से महफूज रहने के लिए मनगढ़ंत कहानियां मशहूर कर रखी हैं। मेरे दोस्त, इस साइंसी दौर में उनका हकीकत से दौर का भी कोई वास्ता नहीं है। तुम जानो, अहमद ने कहा, कोई मुसद्दिका बात तो तुम भी नहीं कह सकते। मैं एक बार फिर तुम्हें मशवरा दूंगा कि ये सफ़र तर्क कर दो। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि तुम इस ज़िम्न में कुछ ऐसे ठोस दलाइल पेश कर सको अक्ल सलीम तस्लीम कर ले। मैं अक्ल सलीम की बिना पर नहीं बल्कि ज़ाती तजुर्बों की बिना पर तुम्हें एक माकूल मशवरा दे रहा हूं। अहमद बिन ताहिर ने जवाब दिया, तुम अगर चाहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हें कैप्टन से भी मिलवा सकता हूं। वैसे मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि अफ्रीकी बंदरगाहों से गुजरते हुए हम सब जहाज के वसीवाज गोशों से सिमटकर अपने केबिनों तक महदूद रहने की कोशिश करते हैं। मेरी 8 साल की मुलाजमत के दौरान में जो पुरस्रार और हैरत अंगेज वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, अगर मैं तुम्हें तफसील से बताऊं तो तुम क्या कोई भी समझदार शख्स उन बातों पर यकीन नहीं करेगा। मगर कुछ बातें जो मैं अपनी नज़रों से देख चुका हूं, उनके बारे में तुम क्या कहोगे? हो सकता है तुमने वो चश्मदीद वाक़यात गलत रंग देकर समझने की कोशिश की हो। मैंने सपाट लहजे में कहा। अहमद बिन ताहिर तंजिया अंदाज में मुस्कराकर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, 11 माह पहले का वाक़या है। एक बदनसीब मुसाफिर मेरे जहाज पर सफ़र कर रहा था। वो भी तुम्हारी तरह सफ़र के दौरान इत्तेफाकिया तौर पर एक अजीब हादसे से दो चार हो गया था। जानते हो बाद में इस पर क्या गुजरी थी? मैंने मुज़हका अड़ाया तो अफ्रीकी भिक्षु पड़े कि मुक़द्दस खोपड़ी ने फ़िज़ा में अचानक नमूदार होकर इससे फ्री स्टाइल शुरू कर दी होगी और अंजामकार वो बदनसीब अपने आप को बचाने की खातिर तुम्हारे जहाज के बॉयलर में कूदकर इंजन का ईंधन बन गया होगा। क्यों? अहमद बिन ताहिर होठों पर एक मुस्कुराहट बखेर कर बोला, मेरा ख्याल है इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर किसी वक्त गुफ्तगू होगी। अहमद वापस जाने के लिए मुड़ा तो मैंने इसका हाथ थाम लिया। अहमद मेरा अच्छा दोस्त था, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे बताओ अहमद के इस बदनसीब मुसाफिर के साथ क्या हादसा पेश आया था। मैं तफसील जानने के लिए मुस्तरिब हूं। अहमद बिन ताहिर बिगड़कर फिर रुक गया और जब इसे यकीन आ गया कि मैं इसे मजीद परेशान नहीं करूंगा तो वो मेरा हाथ थाम कर मुझे रेलिंग के करीब पड़ी हुई कुर्सियों की जानिब ले गया और एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, इस बदनसीब मुसाफिर का नाम जॉन पीटर था। सयाही का शौक इसे कशां कशां अफ्रीकी बंदरगाहों तक खींच लाया था।
इसने इस्तंबुल से सफ़र का आगाज़ किया था। वो बड़ा ही खुश मजाक और बाग़ बेहार तबीयत का मालिक था, इसलिए जहाज़ के अमले से इस तरह घुल मिल गया जैसे बरसों पुराना दोस्त हो। इसकी खुशगुपियाँ मुसाफिरों में जिंदगी की रूह फूंक देने की तासीर रखती थी। इसने मुझे बताया था कि मडगास्कर पहुंचकर वो बोगामा कबीले तक जाने की कोशिश करेगा। मैंने इसे इसके खतरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन सयाही के शौक ने इसे जिन्नों की सरहदों तक पहुंचा दिया था। इसने किसी तौर पर मेरी बात न मानी। मैंने ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा। मंबासा तक हमारा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन इसके बाद जान पीटर के लिए हालात इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर गए। इसने मंबासा से जहाज़ पर सवार होने वाली एक अफ्रीकी खातून में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो दूसरे दर्जे की मुसाफिर थी। वो दोनों जहाज़ पर अक्सर साथ देखे जाते थे, लेकिन फिर एक रोज़ जहाज़ के मुसाफिरों ने इस खातून को समंदर में छलांग लगाते हुए देखा और हैरत ज़दा रह गए। मुसाफिरों के बयान के मुताबिक जान पीटर और वो अफ्रीकी खातून रेलिंग के करीब खड़े हुए हंस बोल रहे थे। यकलख्त अफ्रीकी खातून पीटर की किसी बात पर इस कदर बरहम हो गई कि इसने समंदर में छलांग लगा दी। बात आई गई हो गई। एक दिन जान पीटर ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि इसने इस खातून से इसके मुक़द्दस देवताओं के बारे में कुछ दरियाफ्त किया था, और गुफ्तगू के दौरान में पीटर ने किसी वजह से देवताओं के बारे में कुछ मुज़क्का खेज़ बातें कह दी थीं, जिन्हें सुनकर अफ्रीकी खातून बरंगेख्ता हो गई। चंद सानिये तक वो अपनी ज़ुबान में पीर को बद्दुआएं देती रही। फिर इसने समंदर में छलांग लगा दी। कैप्टन ने पीटर की ज़ुबान से ये वाक़या सुना तो इसे मशवरा दिया कि वो अगली बंदरगाह से सफ़र तर्क करके वापस लौट जाए, लेकिन अफसोस पीटर ने ये बात नहीं मानी थी। अहमद बिन ताहिर एक लम्हे के लिए राका इसके बाद बोला, जानते हो फिर क्या हुआ? बाद में पीटर पर जो गुजरी इसका अंदोहनाक तासुर अभी तक जहाज़ के लोगों के दिलों पर बाकी है। ये बात अगर किसी और शख्स की ज़बानी मालूम हुई होती तो शायद मैं भी इस पर यकीन न करता, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी नज़रों के सामने मेरी मौजूदगी में हुआ। लो सुनो कि इस रोज़ हमारा जहाज़ मडगास्कर और मोज़म्बिक के दरमियान खिले समंदर से गुजर रहा था। पीटर और मैं अर्शे पर बैठे बातें कर रहे थे। सुबह का वक्त था, मतला साफ और खुशगवार था। फिर अचानक जैसे एक तूफान आ गया। जहाज़ मौजों के ज़ीरोबम पर डोलने लगा। फिज़ा सियाही माइल धूल से दाएं दिलाने लगी। मुझे हैरत थी कि खिले समंदर में ये सिया धूल कहाँ से आ गई। पीटर ने बड़ी लापरवाही से कहा, तूफान के आसार नजर आ रहे हैं, केबन में चलना चाहिए। फिर हम दोनों कुर्सियों से अलिफौट ही थे कि यकलख्त पीटर ने एक कर्बनाक चीख मारी और अर्शे पर गिरकर इस तरह हाथ पांव मारने लगा जैसे कोई गैर मरी कुव्वत इसका गला दबा रही हो। इसकी आंखें हलकों से उबली पड़ रही थीं। मैंने जहाज के डॉक्टर को बुलाने के लिए जाना चाहा, लेकिन न जाने क्यों अपनी जगह से जुम्बिश तक ना कर सका। मेरी निगाहें पीटर पर मरकूज थीं। वो एक माही बेआब की तरह हाथ पांव मार रहा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिल यकीन है। पीटर के जिस्म की रंगत बड़ी तेजी से सियाही माइल होने लगी और वो सिर्फ 2 मिनट में मुकम्मल तौर पर सियाह हो गया। मैं हैरत ज़दा खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा। फिर इस वक्त तो मेरे हल्क से भी घटी घटी चीख निकल गई जब पीटर के जिस्म पर अबले नुमुदार होने शुरू हुए। सियाह धूल ने इसे लेटे में ले रखा था। पीटर मौत और ज़िस्त की कर्बनाक किशमकश से दो चार था। अमले के कुछ और अफसरान भी आ गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। पीटर सबकी नज़रों के सामने तड़प तड़प कर सर्द हो गया। इसकी मौत के साथ ही हवाओं के झक्कड़ यकबायक खत्म हो गए। मौजों का तलातुम जाता रहा। फिजा का रंग दोबारा निखर आया, लेकिन हम में से हर शख्स एक दूसरे की तरफ इस्तिजाबी अंदाज में वजाहत तलब नज़रों से देख रहा था। मैंने जब होश संभलने के बाद पूरा वाक़या तफसील से बयान किया तो अमले के अफराद दहशत ज़दा होकर फौरन पीटर की लाश से दूर हो गए, जैसे वो भूत बनकर उन पर झपट पड़ेगा। ये खबर मुसाफिरों तक पहुंची तो
पूरे जहाज में सरासिंगी का आलम तारी हो गया। कप्तान को ये हालत ख़त्म करने के लिए जबरो कहर खुद ये काम अंजाम देना पड़ा। बाद में 2 रोज़ तक कप्तान को शदीद बुखार रहा। इसके बाद इसकी तबीयत ठीक हो गई। अहमद बिन ताहिर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, मेरे दोस्त, तुम्हें यह सुआन कर ताज्जुब होगा कि कप्तान ने जब जहाज के अमले से तूफान की बाबत कुछ दरियाफ्त किया तो इसे कोई खातिर खा जवाब ना मिल सका। तूफान रिकॉर्ड करने वाला आला भी बेकार हो चुका था। मैं अहमद बिन ताहिर की बातें दिलचस्पी से सुन रहा था। खिली हुआ में बैठने की वजह से मेरा नशा बढ़ता जा रहा था। मैंने अहमद बिन ताहिर की बयान करदा कहानी को कोई अहमियत नहीं दी। इसे टालने के लिए मैंने संजीदा होकर कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मेरे अजीज दोस्त। तुमने मुझे जिस नेक मशवरे से नवाजा है, मैं इस पर संजीदगी से गौर करूंगा। अहमद से मुसाफहा करके मैं अपने केबन की तरफ जाने लगा। मेरे जहन में अब सिर्फ फलोरा थी, जिसे कुछ देर पेशतर मैंने एक पिस्ता कदमरी की से राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू करते देखा था। मैं केबन में दाखिल हुआ। फलोरा लिबास तब्दील कर चुकी थी और बिस्तर पर नीम दराज होकर एक रिसाले की वरक गर्दानी कर रही थी। मैं आंखें मिलने लगा।